अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट बहुत करीब आ रहे हैं और आप मेहनत कर रहे होंगे, ये कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाए। इसी कोशिश में हम भी आपका साथ दे रहे हैं और पास पेपर सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे यूईटी पास पेपर 2017। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं जी। देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम इज़ नाउ 3 times एज ओल्ड एज इरफान। जितनी इरफान की एज है आसिम उसका 3 times है। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद आसिम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज इरफान। आसिम की एज ट्वाइस हो जाएगी जितनी भी एज इरफान की होगी। आसिम एज एट दिस टाइम इज़ 10, 20, 30 और 40। जी, आसिम भी मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। आसिम और इरफान की एज लिख लेते हैं यहाँ। जो भी इरफान की एज है उसे हम नाम रख देते हैं जी एक्स का, और आसिम की जो एज है उसे हम नाम रख देते हैं वाई का। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद इनकी एज हो जाएगी इरफान की x + 10 और आसिम की एज हो जाएगी y + 10। अब हम रीड करते हैं जी दोबारा स्टेटमेंट को। आसिम इज़ नाउ 3 times एज ओल्ड एज इरफान। आसिम जो है वो 3 टाइम है इरफान की एज का। आसिम 3 times है इरफान की एज का। अगर इरफान की एज 7 ईयर है तो आसिम की 21। अगर इरफान की एज 8 ईयर्स है तो आसिम की एज 24। 3 times है। एक और इक्वेशन बनाते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद उनकी एज ये हो गई। क्या होता है? आसिम विल बी ट्वाइस। आसिम जो है वो ट्वाइस हो जाता है। 10 साल के बाद आसिम की एज होगी y + 10 और वो ट्वाइस हो जाता है इरफान की एज का। और 10 साल के बाद इरफान की एज कितनी थी? x + 10। अब इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने आसिम की एज बतानी है कि वो कितनी है। यहाँ से y की वैल्यू आप इसमें लगा दीजिए। 3x और प्लस का 10 = 2x और प्लस का 20। और ये 2x आके इधर माइनस करेंगे, x = 10। लेकिन ये x एज किसकी है? इरफान की। हमें एज चाहिए है आसिम की। तो y किस चीज़ के बराबर था? 3x के। यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू इसमें आ जाएगी 30। तो आसिम की जो एज बनी वो कितनी बनी है? 30। ये तो हमने क्वेश्चन की है कैलकुलेशन। वैसे भी आप देखिए वो उस एज का क्या था? 3 times। तो ये 3 का मल्टीपल सिर्फ यही आ रहा है। ये नंबर और ये नंबर तो 3 के मल्टीपल है ही नहीं है। इसलिए हम सॉल्व करके भी कंफर्म कर लिया और वैसे 3 का मल्टीपल देख के भी देख लिया कि आंसर कितना आता है? 30। तो क्वेश्चन 1 में ऑप्शन सी आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द सोल्यूशन ऑफ द, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सोल्यूशन बताना है। इन सब में क्या आएगा सॉल्व करके देखते हैं जी। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं। डिफरेंशियल x के साथ वेरिएबल x लाना है, डिफरेंशियल y के साथ वेरिएबल y लेके आना है। उसके लिए मैं इसे लिख रहा हूँ y - 1 dx = माइनस का x dy। और इस -x को अगर यहाँ हम डिवाइड कर लेंगे तो माइनस का 1/x dx = 1/y - 1 × dy। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए, डिफरेंशियल x के साथ वेरिएबल x, डिफरेंशियल y के साथ वेरिएबल y आ जाए, तो दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx फिर 1/y - 1 × dy।
अब यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर किसी भी डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद हो तो हमने डिनोमिनेटर फंक्शन का लॉग ले लेना है और साथ में क्या लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा जी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x और माइनस का। और अगर हर टर्म के साथ लॉग हो तो आप कांस्टेंट के साथ भी लॉग लगा दीजिए ताकि हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकें। ये माइनस उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, लॉग ऑफ c इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x और प्लस का लॉग ऑफ y माइनस 1, लॉग ऑफ c इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू y माइनस 1। और अगर हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, c इज़ इक्वल टू x इंटू वाई माइनस 1। अब आप देखिए ये किस ऑप्शन में आ रहा है, c इज़ इक्वल टू x इंटू वाई माइनस 1, ये हमारे पास है जी ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो राइट आंसर बना है जी वो ऑप्शन बी आई है। क्वेश्चन 3 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन माइनस एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स माइनस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 इज़ एट। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर आती है वो हमने बताना है। ये जो पॉइंट हमें गिवन है इनकी मदद से हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आपको गिवन है जी माइनस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, और अगर इस x की और y की वैल्यू को कंबाइन करेंगे एक पॉइंट ये मिल गया। यहाँ कह रहा है जी x की वैल्यू 3 और 3 से लेस है और y की वैल्यू क्या है 1 और 1 से लेस। अब हमें यहाँ गिवन है कि हमारा x माइनस 2 और माइनस 2 से ग्रेटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वैल्यू होगी 0 वैल्यू है, यहाँ कहीं होगा जी माइनस 2, x हमारा माइनस 2 और माइनस 2 से ग्रेटर आना चाहिए, और एक कंडीशन है x हमारा लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब माइनस 100 जो है ना वैल्यू इधर आ रही है, हमें पॉइंट्स यहाँ चाहिए इन दो वैल्यूज़ के दरमियान, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, लेस देन और इक्वल टू 3। माइनस 100 जो है वो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इसलिए ये ऑप्शन ए और सी ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगी। अब ये ऑप्शन हमारे पास रह गई है बी और डी। इन दोनों की वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करके देखते हैं कहाँ पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम आता है। तो माइनस 2,1, x की जगह माइनस 2, y की जगह पे 1, ये प्लस 2 हो जाएगा, और y की जगह 1 लगाने से 3, वैल्यू हमें मिल गई 5, और फिर 3,1, x की जगह माइनस 3, y की जगह पे 1, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई 0। तो इन दोनों पर जहाँ पर मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 5 आ रही है, और वो किस पॉइंट के ऊपर वैल्यू 5 आ गई है, पॉइंट बी के ऊपर। लेकिन कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कहता है कि जी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। और हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है अ फिजिबल रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। जबकि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, जबकि ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम दे गया है। इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। आप मुझे इसको कमेंट कर मुझे सेंड कीजिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन है। Question 4, vectors u and v, vector u and v are collinear। कोलिनियर होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हों, उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। इफ़
a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1, a इज़ इक्वल टू 1/2, b की वैल्यू 2 आ रही है 2, फिर b की वैल्यू 1/2 है और a आ गया जी -1 और b की वैल्यू -1। सॉल्व करके देखते हैं जी। कोलिनियर के लिए कंडीशन ये है कि आपने इनके i के कोफिशेंट की रेशो, यहाँ i का कोफिशेंट a आ रहा है, इसमें i का कोफिशेंट 1, फिर इनके j के कोफिशेंट की रेशो -1 और इसका j का कोफिशेंट -2 और k का कोफिशेंट 1 और यहाँ k का कोफिशेंट कितना आ रहा है b। इनकी रेशो जो है ना वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तब हमारे पास ये कंडीशन है कि दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, या ये आप कह लीजिए कि दोनों वेक्टर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होंगे। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और b हमारे पास कितना आ रहा है जी 1/b। इक्वल कर दें, a इज़ इक्वल टू 1/2 और 1/2 इज़ इक्वल टू 1/b, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो b यहाँ से 2 के बराबर हो जाएगा और a की वैल्यू इसमें कितनी आ गई है 1/2। और आप देखिए इसमें ऑप्शन b में आ रहा है जी, a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू आ रही है इसमें 2 आ रही है। क्वेश्चन 5 है, वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर इफ़ a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू -1, a 2 है, b -1, 1 -3 -1/2 और -2। यानी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर उस वक्त होते हैं जब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या उनका स्केलर प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर हो जाए, 0 के। और स्केलर प्रोडक्ट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, i के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। यहाँ i का कोफिशिएंट a आ रहा है, इधर i का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, दरमियान में प्लस, j के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, फिर दरमियान में प्लस और k के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, और ये किस चीज़ के बराबर, 0 के। यहाँ से a + 2 और प्लस का b इज़ इक्वल टू 0, a + b बराबर हो जाएगा -2 के। अब देखना ये है कौन सी ऐसी दो वैल्यू हैं जिनका सम किस चीज़ के बराबर आ रहा है, -2 के। तो यहाँ सम करेंगे +2 आ रहा है, यहाँ पे अगर आप सम करते हैं 1 आ रहा है, इधर सम करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा -2। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी आ जाएगी जी क्वेश्चन 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 6, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 4,3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2 इज़ गिवन बाय, कि इनमें से सर्कल की वो कौन सी इक्वेशन है जिस सर्कल का सेंटर 4,3 होगा, उसका रेडियस जो है वो 2 आ जाएगा। एक बात याद रखिए कि सर्कल में x² y² के कोफिशिएंट सेम होते हैं, जबकि ये फिर हमारा आंसर नहीं हो सकता। सर्कल में x² y² के कोफिशिएंट सेम आते हैं, यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे तो ये कोफिशिएंट सेम नहीं आ रहे। अब इन दोनों में से चॉइस करनी है कि हमारा आंसर कौन सा है। अगर हमारे पास x² y² का कोफिशिएंट 1 है, x² y² का कोफिशिएंट 1 है, तो आपने x और y के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है -2 पे, तो ये हमें सर्कल का सेंटर हासिल हो जाएगा। सर्कल का सेंटर यहाँ से आ जाएगा जी 4 और 3। और यही क्या था रेडियस, रेडियस के लिए फार्मूला होता है g² + f² माइनस का c, और अगर इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारे पास g है, इसका स्क्वायर करेंगे 16 + 9, और ये जो कांस्टेंट टर्म है c कांस्टेंट टर्म माइनस का 21, 16 और प्लस का 9 ये हो जाएगा 25 में से 21 माइनस करेंगे 4, तो इसका रेडियस किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 2 के। अब मैंने आपको एक नया MCQ यहाँ पर सिखा दिया है कि अगर सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है और सर्कल का हमने सेंटर और रेडियस किस तरह फाइंड आउट करना है। दूसरा ये ऑप्शन क्यों नहीं है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला है x - h का स्क्वायर + y - k का स्क्वायर इज़ इक्वल टू r²। तो इसका सेंटर आपको h और k इसका सेंटर है, तो यहाँ पर तो इसके मुताबिक इक्वेशन बननी चाहिए थी x - 4 का स्क्वायर
y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आना चाहिए था, माइनस साइन आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 7, द इक्वेशन ऑफ, ये किसकी इक्वेशन है कॉनिक सेक्शन में, ये किसकी इक्वेशन है आप देखिए। अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ तो 4x² और यहाँ अगर मैं स्क्वायर की एक्सपेंशन करता हूँ तो y² आएगा। तो इसका मतलब x² y² के कोफिशिएंट 1 1 सेम नहीं आ रहे। अगर सेम नहीं है तो फिर ये सर्कल की इक्वेशन नहीं हो सकती। ऑप्शन ए में है जी अ सर्कल विद सेंटर 0,1 एंड रेडियस 2 या -2, जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन x² y² के कोफिशिएंट सेम आने चाहिए, इसमें नहीं आ रहे x² y² के कोफिशिएंट सेम। पैराबोला भी नहीं हो सकती, पैराबोला के ऊपर किसी एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होता है, यहाँ पर दोनों वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। पैराबोला के केस में या तो y के ऊपर स्क्वायर होगा या फिर x के ऊपर स्क्वायर होगा, दो वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर नहीं आ सकता। ऑप्शन बी भी ख़त्म हो गई। हाइपरबोला विद पैरामीटर, हाइपरबोला भी नहीं हो सकती, हाइपरबोला में x² और y² के दरमियान में साइन नेगेटिव चाहिए होता है, इसलिए ये ऑप्शन बी ख़त्म हो गई। तो फिर एक ही हमारे पास ऑप्शन रह जाएगी, वो कौन सी है जी, ऑप्शन सी आ गई। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है सारा ये। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 4x² और इसके स्क्वायर की एक्सपेंशन करते हैं तो y², x² का कोफिशिएंट 4, y² का कोफिशिएंट 1, सर्कल में x² y² के कोफिशिएंट सेम होते हैं, ऑप्शन ख़त्म। पैराबोला नहीं है, एक वेरिएबल पे स्क्वायर होना चाहिए था, दो वेरिएबल पे आ रहा है। हाइपरबोला क्यों नहीं है, क्योंकि x² y² के दरमियान में साइन नेगेटिव होना चाहिए था हाइपरबोला के केस में। तो सिर्फ ये हमारे पास आ गई है जी इलिप्स विद सेंटर 0,1 और माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 1 जो है, ऑफ लेंथ 1 है, इसको चेक कर लें जी। यहाँ पेपर में तो लेंथ आपको माइनर एक्सिस की लेंथ 1 दी गई है, लेकिन इसका सेंटर और माइनर एक्सिस की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक अलग से MCQ बताता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं x - 0 का स्क्वायर, इस x² को डिवाइडेड बाय 1, फिर y - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब आपने x और y के बाद जो वैल्यूज़ दी गई हैं इस स्क्वायर में, x और y के बाद जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनका साइन चेंज कर देना। -0 -1 है तो साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 0 1, ये तो आ गया इसका सेंटर। अब बात करते हैं माइनर एक्सिस की। इस x² के नीचे यहाँ खुद से हमने लिख लिया है 1। x² और y² के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी हुई, जो ग्रेटर वैल्यू है वो a² होगा और जो वैल्यू इन दोनों में लेस होगी उसे हम क्या रखेंगे, b²। यानी यहाँ पर b² किस चीज़ के बराबर आ गया है, 1 के। और जो माइनर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस उसकी फार्मूला होता है फाइंड करने का 2b। तो यहाँ से b की वैल्यू 1 आ रही है तो माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ यहाँ पे 2 आना है एक्चुअल, लेकिन चूँकि बेस्ट ऑप्शन अब है यही है, इसलिए हम यहाँ पे किस चीज़ के बराबर लगा रहे हैं, ऑप्शन जो है वो सी रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 है जी। लेट y इज इक्वल टू इंटेग्रल 4 cos स्क्वायर x प्लस π/3 -2 dx, देन y इज इक्वल टू y, इसमें से क्या होगा, सॉल्व करते हैं जी इसे। ये जो 4 cos स्क्वायर x प्लस π/3 -2 है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, ये आ जाएगा जी 2 cos स्क्वायर x प्लस π/3 और माइनस का 1। और एक फार्मूला होता है डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में, cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x -1। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x -1। अब ये 2 cos स्क्वायर x -1 बना हुआ है, इस सारे को हमने क्या लिखना है, cos 2x। तो इसमें ये आ जाएगा 2 और 2 cos स्क्वायर x -1 को हम लिखेंगे cos 2x, और x हमारा क्या है इस वक्त, x प्लस का π/3। और इस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, cos ये बन जाएगा जी 2x और प्लस का 2π/3। ये सारा था। अब इसकी हमने करनी है जी इंटेग्रेशन।
ये इस सारी वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया है मैंने इस फॉर्म के अंदर। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा और कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन 2x + 2π/3 और डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पे। x का कोफिशिएंट इसमें कितना आ रहा है जी 2 और साथ लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, यानी जो एंगल है वही आ जाएगा और इस x पे कोफिशिएंट पर इसे डिवाइड करेंगे। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो साइन 2x + 2π/3 ये ऑप्शन आ रहा है जी सी में। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, f(x0 + Δx = f(x0 + f(Δx)। Therefore, the approximate value of sin 9π/10 is। डिफरेंशियल्स की मदद से ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम इसे कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेंगी। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर पाई का कोफिशिएंट आ रहा है जी 9/10। पाई का कोफिशिएंट अगर इंटीजर हो, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो जो सा मर्ज़ी हो, अगर तो वो इंटीजर है तो वहाँ पर साइन की वैल्यू किस चीज़ के बराबर ज़ीरो के, इसलिए ये ऑप्शन ख़त्म हो गई क्योंकि पाई का कोफिशिएंट इंटीजर नहीं आ रहा। और एंगल के अंदर पाई हम यूज़ करते हैं जी पाई रेडियन और उसकी वैल्यू कितनी होती है 180। इसको जब मैं 10 पे डिवाइड करूँगा ये रह जाएगा 18 डिग्री और 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 162, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बना। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गई। इसके अलावा साइन की जो रेंज होती है ना वो -1 से +1 तक होती है, जबकि आप इस वैल्यू को अगर देखेंगे यहाँ पर पाई हम यूज़ करते हैं विदाउट एंगल। जब एंगल से बाहर हो तो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22 / 7 3.1416। इस वैल्यू को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा ना 27 के करीब ही आंसर आएगा और उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2.7 आ जाता है, जो कि इस रेंज के अंदर लाई नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गई। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में राइट ऑप्शन कौन सी आ गई है जी ए। क्वेश्चन 10, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज़ 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका हाइपोटेन्यूज किस चीज़ के बराबर है 5 सेंटीमीटर है। to obtain a triangle with maximum area the other 2 sides must be। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए यूईटी वालों ने कैसे कैसे क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए हैं, मैक्सिमा मिनिमा के, वो भी इतने मुश्किल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको पता हो हमारी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.10 है, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ हूँ यूईटी वालों की ऐसी की तैसी। देखो ज़रा इसका क्या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ट्राइंगल राइट एंगल हो और उसका एरिया मैक्सिमम चाहिए तो इसे होना पड़ेगा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ये है कि जिसकी 2 साइड्स क्या आती हैं इक्वल। वैसे भी आप देखिए ये एंगल और ये एंगल जो है वो सेम आ रहे हैं, तो ये 2 साइड जो होंगी ये भी क्या आएंगी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। अब जो दूसरी 2 साइड्स है ना, वो दूसरी 2 साइड्स वो बराबर होंगी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। यहाँ जो मर्ज़ी आपको हाइपोटेन्यूज दे दिया जाए, जो मर्ज़ी वैल्यू दे दी जाए, ये जो दोनों साइड्स होंगी इक्वल होंगी और वो किसके बराबर होंगी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो भाई x देखो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा ऑप्शन डी के। इस ऑप्शन में आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। और दूसरी बात देखिए, उसने कहा क्या ये दोनों साइड ये वाली हो सकती हैं? भाई नहीं हो सकती। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होना चाहिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें तो 25 आ रहा है, जबकि इसका स्क्वायर करेंगे 5 और यहाँ पर भी यही वैल्यू रखेंगे 5।
तो 25 कभी भी 10 के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 आ जाएगा और प्लस का 20 वो 40 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया है, अगर वो साइड पूछे तो उसके लिए फार्मूला है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ऑप्शन इसमें डी आ जाएगी। अच्छा जी, कोई हमें डेरिवेटिव लेने की स्टूडेंट ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे। ये एंटी टेस्ट हो रहा है, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रखेंगे, स्ट्रॉन्ग। भाई हमने यूईटी में बैठ के क्लासेस पढ़नी है, हम कोई आम स्टूडेंट्स की तरह नहीं सोचेंगे, अलग से सोचना है। विद इन सेकेंड हम अपने एमसीक्यू सॉल्व करें। नेक्स्ट देखिए, इफ़ y इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर साइन एक्स कॉज एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा? डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो किस चीज़ के बराबर? अच्छा, ये जो साइन एक्स और कॉज एक्स है, इस वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये आ जाएगा मेरे पास हाफ साइन 2x का ये फार्मूला बन जाएगा। साइन 2x किस चीज़ के बराबर होता है? 2 साइन x इंटू कॉज एक्स के। और अगर मैं अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं, हाफ साइन 2x का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो ये हाफ जो होगा ना ये बाहर लिखा जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा जी साइन 2x का। और भाई साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस 2x। और फिर आगे एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा कि हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ये बन गया है हाफ साइन 2x, यानी ये जो साइन x इंटू कॉज एक्स था ये बन चुका है हाफ साइन 2x। और इसका जब मैंने डेरिवेटिव लिया है, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू कॉज एक्स बन चुका था हाफ साइन 2x, इसका डेरिवेटिव कितना आया है? कॉस 2x। ये कॉन्सेप्ट ज़रा ज़हन में रखिए। अब हम आते हैं एमसीक्यू की तरफ। भाई हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ई रेज़ टू पावर साइन एक्स कॉज एक्स, साइन एक्स कॉज एक्स किस चीज़ के बराबर हो चुका हुआ है? हाफ साइन 2x के। अब इसमें जो फार्मूला यूज़ होना ना जी, वो डेरिवेटिव का मैं बता देता हूँ। हमने डेरिवेटिव लेना है ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स का। ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स ही होता है। और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे किसका? एफ ऑफ एक्स का। ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स, और आगे फिर हम पावर का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो जब मुझे इसका डेरिवेटिव मैं लूँगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर हाफ साइन 2x का डेरिवेटिव ई की पावर हाफ साइन 2x ही आ जाएगा। और फिर मुझे आगे इस पावर का डेरिवेटिव लेना है हाफ साइन 2x का। और आपने देखा कि हाफ साइन 2x का डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर आता है? कॉस 2x के। और ये जो हाफ ई की पावर में हाफ साइन 2x है, हाफ साइन 2x है, इसको दोबारा आप लिख लीजिए साइन x इंटू कॉज एक्स। ये अपना आंसर लाने के लिए मैंने ऐसे किया। अब आप देखिए इसमें कौन सी ऑप्शन बनती है जी। ई रेज़ टू पावर साइन एक्स कॉज एक्स कॉस 2x, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स कॉज एक्स कॉस 2x, ये आ गया जी हमारे पास ऑप्शन बी में। बाकी ऑप्शन जो है वो इसके साथ मैच नहीं करती, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन 12 है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 हैज़ इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, relative minimum at x is equal to 1, relative maximum at x is equal to 0। देखिए आप इस फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से कैंसिल, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर? 0 के। फिर इसका फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव में आप पुट करेंगे जी सेकंड डेरिवेटिव को 0, और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1/2। और थर्ड डेरिवेटिव इस वैल्यू के ऊपर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है,
पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है कि जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर हो बट थर्ड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो नहीं आ रहा। अब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है 1/2 के ऊपर, तो यहाँ तो ऑप्शन 1/2 गिवन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इज़ इक्वल टू 1। अगर तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव हो जैसे यहाँ पर है, तो जो एक्स की वैल्यू कम होगी वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्स। जो वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। तो आप देख लीजिए यहाँ पर तो मैक्सिमम होना चाहिए था लेकिन मिनिमम दिया गया है, ये वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर मिनिमम है, तो यही हमारा राइट आंसर है। क्यूबिक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम मैंने बड़ी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई हुई मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है जी, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x + y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 0। पहले देखते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी x 0 रखने से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। आगे कह रहा जी ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इनके पॉइंट हो, यानी इस पॉइंट से पास करती हो और वो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल भी हो। अब आप देखिए x को 0 रखने से y1 आना चाहिए। क्या यहाँ x को 0 रखने से y1 आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दें। x को 0 रखने से y की वैल्यू 1 नहीं आ रही, x को 0 रखने से y1 आ रहा है, यहाँ भी x को 0 रखने से y1 आ रहा है। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिख लूँ तो इसे अगर हम कंपेयर करें y इज़ इक्वल टू mx के साथ, तो भाई इस लाइन की स्लोप कितनी आ रही है, 1। अब उसने कहा था कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। दो लाइन उस वक्त पैरेलल होती हैं जब दोनों की स्लोप आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसकी स्लोप -1 आ रही है जबकि इसकी स्लोप 1 है, यहाँ पर स्लोप 1 आ रही है, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा जी, राइट आंसर। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव दे रहा है, जबकि हमारी जो पैरेलल लाइन है उसकी स्लोप क्या आ रही है, +1। इस केस में स्लोप भी पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो राइट ऑप्शन इसमें C आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 15, log of 27 to the base 3 माइनस log of 25 to the base 5 इज़ इक्वल टू व्हाट। ये वैल्यू क्या होगी। यूईटी के अंदर एक या दो क्वेश्चन लॉग के या लॉग की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आप प्रॉपर्टी लिख लीजिए, log of a to the base a रेज़ टू पावर x। आंसर किस चीज़ के बराबर होगा, x के। अगर नंबर और बेस सेम हो जाए तो यहाँ जो भी पावर होगी वही आंसर लिख देना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लॉग ऑफ ये जो 27 है इसको लिख लीजिए 3 रेज़ टू पावर 3 और log ऑफ 25 को 5 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 5। अब देखिए नंबर और बेस सेम हो गए तो इस रिज़ल्ट के मुताबिक आंसर 3 लिखेंगे और इसका आंसर 2 लिखेंगे, यानी ये सारी वैल्यू जो है वो हम रिमूव कर देंगे और ये जो पावर बनी है अगर दरमियान में साइन माइनस है माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा और 3 - 1 आंसर किस चीज़ के बराबर, 1 के। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 16, इसमें एक फार्मूला यूज़ होना है, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x। a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा। a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव होता है जी a रेज़ टू पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। अब यही फार्मूला आप 2 रेज़ टू पावर x पे जब अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x और नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये चलिए क्वेश्चन 16 में ऑप्शन बी आ जाएगी। क्वेश्चन है जी 16, a particle's trajectory in space is given by x is equal to 8t minus 2t square, y is equal to 12t minus t cube, z is equal to 4. The particle is at rest at point.
पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है और ट्रजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इन 3D होता है जी लोकेशन वेक्टर जो है, इज स्पेसिफाइड बाय लोकेशन वेक्टर। लोकेशन वेक्टर क्या होता है, r इज इक्वल टू x ऑफ ti प्लस y ऑफ tj प्लस z ऑफ tk। और इस r को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि उसने कहा जी पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होता है। पार्टिकल रेस्ट में उस वक्त आएगा जब उसकी वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dx ओवर dt इंटू आई और dy ओवर dt इंटू जे, और z यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू के। अब आपने x को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये सारी वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, 0 के। और ये उसी वक्त 0 होगा जब dx ओवर dt ये भी 0 आ जाएगा, और dy ओवर dt ये भी किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ से dx ओवर dt उसको 0 के बराबर अगर हम रखें और 8 आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव लिया 4t इज़ इक्वल टू 0, तो भाई यहाँ से t की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। इसी तरह y को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करूँ, 12 माइनस 3t स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, 12 इज़ इक्वल टू 3t स्क्वायर, t स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, t इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2। t जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम t इज़ इक्वल टू 2 रखेंगे। तो यहाँ से भी t की वैल्यू 2 मिल रही है, इस जगह से भी t की वैल्यू 2 आ गई। अगर आप यहाँ ऑप्शन देखना चाहते हैं तो z की वैल्यू 4 है, जबकि यहाँ पर z की वैल्यू 0 दी गई है, ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकती। अब देखते हैं जी इनमें से कौन सी ऑप्शन बनेगी। t की वैल्यू अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो x इज़ इक्वल टू, t की वैल्यू 2 पुट करने से यहाँ आ जाएगा 16, और इधर t की वैल्यू पुट करने से 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 में से 2 वैल्यू पुट की है, 16 आया, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 बना है, 16 माइनस 8 करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 8। इसी तरह अगर मैं y फाइंड आउट करूँगा, यहाँ t की वैल्यू 2 पुट करूँगा 24, और t का क्यूब करूँगा तो 8, आंसर आ जाएगा जी 16। x आ गया हमारे पास 8, y की वैल्यू 16, और z किस चीज़ के बराबर है जी, 4 के। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बन जाएगी वो ऑप्शन सी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 16 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, इफ़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1 और g ऑफ x दिया गया है x इंटू x माइनस 1, देन जी एफ इन्वर्स फाइंड आउट करना है, जी एफ इन्वर्स। अगर आप देखिए इसमें f ऑफ x गिवन है 3x माइनस 1, अगर मुझे इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आपने x और कांस्टेंट के दरमियान साइन चेंज कर देना है। x माइनस 1 है तो यहाँ x प्लस 1 लिख दीजिए, और यहाँ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आपने डिवाइड कर देना है, ये उस फंक्शन का क्या आ जाएगा, इन्वर्स। अब हमने फाइंड करना है जी एफ इन्वर्स, ये कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन का क्वेश्चन है, जी एफ इन्वर्स एक्स इज़ इक्वल टू। अब आप देखें इसमें जी ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है x इंटू एक्स माइनस 1। भाई इस x की जगह आप f इन्वर्स लगा रहे हैं, जो वैल्यू हमने लेफ़्ट में लगानी है वही वाली वैल्यू राइट में, यानी इस x की जगह पे भी आ जाएगा f इन्वर्स x और f इन्वर्स x माइनस 1। और जो f इन्वर्स हमने फाइंड किया है वो है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। और सॉल्व करने से इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं मिली है
मैंने तो सॉल्व किया, इसमें कोई भी आंसर नहीं आया, या तो आंसर की के अंदर कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन के प्लस माइनस में कोई गड़बड़ है। बहरहाल इसका सलूशन यही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 18, द पीरियड ऑफ द फंक्शन y इज़ इक्वल टू 3 sin t/8। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है पीरियड फाइंड करने के लिए। अगर आपको ट्रिक पसंद आएगा तो आपने वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ईमानदारी के साथ। ट्रिक ये है, जैसे हमने अभी इन्वर्स का सीखा है, इसी तरह पीरियड फाइंड आउट करने के लिए भी ज़बरदस्त ट्रिक है। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं और साइन का पीरियड होता है जी 2 पाई। इसको आपने टी के वेरिएबल के कॉफिशेंट पर डिवाइड कर देना है। वेरिएबल का कॉफिशेंट आ रहा है 1/8, तो ये आंसर हो जाएगा 16 पाई। तो ये इसका पीरियड आएगा जी। ये जो बाहर वाला कांस्टेंट होता है ये पीरियड के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता। जो स्टैंडर्ड पीरियड है हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये रूल चलेगा। जो भी स्टैंडर्ड पीरियड है वो लिख दीजिए, उसको वेरिएबल के जो वेरिएबल का कॉफिशेंट है उस पर डिवाइड कर दें, तो ये आंसर आ गया 16 पाई, जो कि किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन डी में। 19 है जी, अ वायर ऑफ लेंथ L कैन बी शेप्ड इनटू अ सर्कल। एक हमारे पास वायर है, उस वायर का हम सर्कल भी बना सकते हैं और उस वायर को हम स्क्वायर शेप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्वायर होता है कि जिसके अंदर तमाम साइड जो है वो क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, उसे हम बोलते हैं जी स्क्वायर। दैन द रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगी। देखिए वायर की टोटल लेंथ जो है वो किस चीज़ के बराबर है, L के, तो इसकी जो हर साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L/4 L/4। और स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ इनटू विड्थ यानी एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा L/4 इंटू L/4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है जी πr²। और अगर हम इसकी सरकमफ्रेंस देखें, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। और ये जो सरकमफ्रेंस है यानी सर्कल की जो लेंथ है टोटल वो किस चीज़ के बराबर दी गई है, L के, तो यहाँ से 2πr L हो जाएगा और R की वैल्यू आ जाएगी L/2π। R हो गया जी L/2π। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगाइए, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो यहाँ आ जाएगा जी पाई और R का स्क्वायर, R ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा L²/4π²। और 1 पाई इस पाई से कैंसिल, L² इस L से कैंसिल, 1 4 इस 4 से कैंसिल। अब यहाँ रह गया जी ऊपर तो 1/4 रह गई वैल्यू और इधर 1/π, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय π/1, तो इसमें आंसर आ जाएगा जी हमारे पास π/4, जो कि किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। ये था जी हमारा क्वेश्चन 19 कि हमने रेशो फाइंड आउट करनी थी एरिया ऑफ स्क्वायर की डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल जो है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ sin x इज़ इक्वल टू sin x + π/2 इज़ इक्वल टू cos x + π, और x की जो रेंज है, x यानी किसके दरमियान में होना चाहिए, -π और +2π के दरमियान में। अब आप इसमें देखिए, अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करते हैं तो हमारा जो एंगल है ये हम रखते हैं जी पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज मूव करें तब हमारा एंगल कितना होता है, नेगेटिव। यानी अगर मैं ऐसे मूव करूँगा क्लॉकवाइज तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा -90 और इधर एंगल आ जाएगा जी -180, और इस जगह पे फिर और अगर मूव करेंगे 180 के बाद यहाँ -270 और इधर एंगल आ जाएगा -360। ये तो इसकी मूवमेंट थी क्लॉकवाइज, तो हमने एंगल नेगेटिव लिया है।
अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएं, ऐसे मूव करें इस तरफ, तो यहाँ पर एंगल पॉजिटिव 90 आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव 180 और ये आ जाएगा जी 270 और इधर हो जाएगा प्लस का 360। और आप देखें उसने कहा कि x की वैल्यू -π से 2π की तरफ होनी चाहिए। ये -π है और -π से यानी +2π की तरफ ऐसे मूव करना हमने, -π टू +2π जो है इस तरह मूव करना है। नेगेटिव से हम जा रहे हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना हो तो कैसे मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप इसमें देखिए कि x किस चीज़ के बराबर होगा? x की वैल्यू इन के दरमियान में होनी चाहिए, यानी -180 और प्लस का 360, माइनस का 3π/2, -3π/2 होता है माइनस का 270। भाई वो तो इसकी डोमेन के अंदर आ ही नहीं रहा। -360 माइनस का 270, -3π/2 कितना होता है? -270। और माइनस का 270 जो है इस वैल्यू में नहीं आ रहा। यहाँ वैल्यूज़ हैं हमारे पास -180 से कहाँ तक? +360 तक। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आ सकती। और जिस जगह पर -270 है, जहाँ पर -270 है वहाँ पर एंगल और कौन सा बन रहा है जी? 90। यानी -180 से इस तरफ तो हम मूव ही नहीं कर सकते हैं, तो ये वाली ऑप्शन भी हमारे पास ख़त्म हो गई। हमारी मूवमेंट क्या है? -π से किस तरफ जाना है जी? +2π की तरफ। ये है माइनस का पाई, -π से हमने जाना है +2π की तरफ। ये जो 360 होता है ये किस चीज़ के बराबर है? 2π के। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास ख़त्म हो गई। अब हम देखते हैं जी इन दो में से कौन सी आती है। अगर इसमें हम यहाँ पर x की जगह पे 3π/2 रखता हूँ मैं, साइन 3π/2 और प्लस का π/2 इज़ इक्वल टू कॉस x की जगह 3π/2 और प्लस का 3π/2 और प्लस का π/2, ये हो जाएगा 4π/2 और साइन का 2π रह जाएगा। और यहाँ पे कॉस 5π/2, साइन 2π भी ज़ीरो होता है और कॉस 5π/2 भी किस चीज़ के बराबर होता है? ज़ीरो के। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या कर रही है? सेटिस्फाइड कर रही है। और 3π/2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। 3π/2 ये मेरे पास जो 270 है ये किस चीज़ के बराबर है? 3π/2 के। इसी के दरमियान में कहीं आना चाहिए था, -π और +2π के दरमियान। हाँ, ये वैल्यू आप लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड के ऊपर रखेंगे, ये वैल्यू भी इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 3π/2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना जी, 21 लॉग का क्वेश्चन आ गया। लॉग ऑफ 8x टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 18। x इसमें से बताना है किस चीज़ के बराबर आएगा। log of 8x टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 18। इसे अब हम लिखते हैं पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जो log की बेस होती है उसे यहाँ बेस बना देना है, इस नंबर की बेस बना देंगे, 2 की पावर आ जाएगा 18। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ रह गया जी 8x और इस 8 को लिख लीजिए 2⁻³ इज़ इक्वल टू 2⁻18। और यहाँ से x बराबर हो जाएगा, ये पावर डिवाइड होगी और ऊपर आके माइनस करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है? 2⁻15, जो कि किस ऑप्शन में गिवन है जी? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम 40⁻1/5 अप्रॉक्सीमेट टू, इसमें किसके बराबर आएगा? देखिए इसे ऐसे लिखें 40⁻1/5। अब कोई ऐसा नंबर लीजिए कि जिसकी पावर 5 करने से आंसर 40 के करीब आ जाए। जैसे 2 की पावर 5 अगर आप देखें तो वो 32 होता है, +8 लिख देंगे यहाँ 1/5। 3 की पावर 5 इससे बहुत दूर चले जाएगा। 1 की पावर 5 1 होता है, वो भी सबसे करीब नंबर ये है 32।
फिर इस 32 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों से यहाँ 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 32 और इन दोनों के ऊपर जो पावर आ जाएगी वो कितनी 1/8।